नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम टेक्सटाइल विज्ञान के एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो न केवल आपकी अकादमिक परीक्षाओं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके ज्ञान को परखने के लिए कुछ दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचिए और बताइए, वो कौन सी कताई विधि है जिसमें रेशों को ठोस बनाने के लिए किसी तरल का नहीं बल्कि गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि चमकदार और मुलायम रेयॉन बनाने के लिए रेशे को एक रासायनिक घोल में क्यों डुबोया जाता है? और मेरा अंतिम, सबसे रोचक सवाल, कौन सा प्रसिद्ध सिंथेटिक फाइबर, जो आज हमारे कपड़ों का एक अहम हिस्सा है, सबसे पहले कपड़ों के लिए नहीं बल्कि आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए बनाया गया था? इन सबका डिटेल इसी क्लास में मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए और अपने नोट्स तैयार रखिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का विषय है रासायनिक कताई, या जिसे हम केमिकल स्पिनिंग कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारी आज की क्लास का रोड मैप, हमारा यात्रा पथ। हम सबसे पहले सेक्शन 1 में रासायनिक कताई की मूल बातें समझेंगे। इसकी नींव क्या है, यह काम कैसे करती है, ये जानेंगे। फिर हम सेक्शन 2, 3 और 4 में 3 मुख्य प्रकारों, शुष्क कताई, गीली कताई और पिघली कताई का विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक करके पूरी गहराई के साथ, उनके फायदे, नुकसान और उदाहरणों के साथ। इसके बाद सेक्शन 5 में हम इन तीनों विधियों की एक साथ तुलना करेंगे, एक टेबल के माध्यम से, ताकि आपके सारे संदेह दूर हो जाएं और आप आसानी से अंतर याद रख सकें। और अंत में सेक्शन 6 में हम परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएंगे, ताकि क्लास खत्म होने तक आपको सब कुछ याद हो जाए। तो अपनी नोटबुक तैयार रखें और चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, रासायनिक कताई की मूल बातें। ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी मानव निर्मित रेशे, चाहे वो सिंथेटिक हों या आर्टिफिशियल, रासायनिक कताई की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। साथियों, जब हम कपास, ऊन या रेशम की बात करते हैं तो वे हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं। कपास पौधे से, ऊन भेड़ से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन जैसे रेशे कहाँ से आते हैं? इनका कोई पेड़ नहीं होता, कोई जानवर नहीं होता। इन्हें प्रयोगशालाओं और बड़े बड़े कारखानों में रसायनों से बनाया जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को, जिसे हम रासायनिक कताई कहते हैं, समझना हमारे लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहीं से मानव निर्मित रेशों की पूरी कहानी शुरू होती है। इन सभी मानव निर्मित रेशों का आधार एक ही चीज है, बहुलक, या जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। अब ये पॉलीमर क्या है? ये शब्द शायद सुनने में जटिल लगे, पर यह बहुत सरल है। चलिए इस शब्द को तोड़ते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है इकाई या यूनिट। तो पॉलीमर का मतलब हुआ बहुत सारी इकाइयां। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसे एक माला के उदाहरण से समझते हैं, जो आपको हमेशा याद रहेगा। सोचिए, एक मोती है, उसे हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे मोनोमर। मोनो का मतलब होता है एक, तो एक मोती यानी एक मोनोमर। अब जब हम ऐसे ही हजारों लाखों मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं, तो जो पूरी लंबी माला बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या हुआ? मोनोमर्स की एक बहुत लंबी श्रृंखला। सभी मानव निर्मित रेशे मूल रूप से इन्हीं लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर से बने होते हैं। यही उनका बुनियादी ढांचा है, उनका डीएनए है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही एक सिंथेटिक रेशा मोनोमर से बने पॉलीमर से बनता है। ये अवधारणा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधारभूत है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब जब आप समझ गए हैं कि पॉलीमर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि एक मानव निर्मित रेशा बनाने की प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है। यह एक साधारण रसायन से एक उपयोगी फाइबर तक की यात्रा है। इस स्लाइड पर दिए गए फ्लो चार्ट को देखिए। यह पूरी कहानी बताता है। चरण 1, रासायनिक पदार्थ। सब कुछ एक मूल रासायनिक पदार्थ से शुरू होता है। यह अक्सर पेट्रोलियम या कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। चरण 2, बहुलकीकरण। फिर इस रासायनिक पदार्थ के छोटे छोटे अणुओं यानी मोनोमर्स को एक साथ एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यह वो जादुई कदम है जहां छोटे छोटे मोती मिलकर एक लंबी माला यानी पॉलीमर बनाते हैं। चरण 3, चिप्स। पॉलीमराइजेशन के बाद हमें जो पॉलीमर मिलता है वो अक्सर छोटे ठोस टुकड़ों के रूप में होता है, जिन्हें चिप्स कहा जाता है। ये आलू के चिप्स नहीं हैं, बल्कि प्लास्टिक जैसे दिखने वाले छोटे छोटे दाने या टुकड़े हैं। चरण 4, घोल। अब इन ठोस चिप्स को एक तरल रूप देना होता है, ताकि उन्हें रेशे में बदला जा सके। यह या तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्म करके पिघलाकर किया जाता है, या किसी रसायन में घोलकर।
इससे एक गाढ़ा शहद जैसा घोल तैयार होता है। चरण 5 स्पिनरेट। इस गाढ़े घोल को एक विशेष उपकरण स्पिनरेट से गुजारा जाता है, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। और चरण 6 रेशा। अंत में स्पिनरेट से निकलने के बाद हमें हमारा रेशा या फाइबर मिलता है। तो याद रखिए, ये पूरी यात्रा है, केमिकल से पॉलीमराइजेशन, जिससे बने चिप्स, चिप्स से बना घोल, और घोल स्पिनरेट से गुजरकर बनता है रेशा। पिछली स्लाइड में हमने स्पिनरेट शब्द का उल्लेख किया था। इस पूरी प्रक्रिया में स्पिनरेट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आप फाइबर निर्माण प्रक्रिया का दिल कह सकते हैं। तो ये स्पिनरेट क्या है? इसे आप अपने बाथरूम के शावर हेड की तरह समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए, शावर हेड के छोटे छोटे छेदों से पानी की पतली पतली धाराएं निकलती हैं। ठीक उसी तरह स्पिनरेट एक धातु की प्लेट होती है, जिसमें बहुत महीन माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं। जब पॉलीमर के गाढ़े घोल को बहुत ज्यादा दबाव के साथ इन छिद्रों से निकाला जाता है, तो रेशे के लंबे निरंतर फिलामेंट्स बनते हैं। जैसे अलग अलग डिजाइन के शावर हेड से पानी की अलग अलग धाराएं निकलती हैं, कोई मोटी, कोई पतली, कोई स्प्रे जैसी। ठीक उसी तरह अलग अलग स्पिनरेट से अलग अलग प्रकार के रेशे बनते हैं। कोई भी रासायनिक कताई बिना स्पिनरेट के संभव नहीं है, क्योंकि यही वो उपकरण है जो उस गाढ़े तरल घोल को एक ठोस उपयोगी रेशे का आकार देता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचिए और बताइए, स्पिनरेट के ये जो छिद्र होते हैं, ये रेशे के बारे में क्या तय करते हैं? मैं आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड देता हूं। ठीक है, इसका उत्तर है रेशे की मोटाई और उसका आकार, या जिसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जी हां, यह बहुत तार्किक है। स्पिनरेट के छिद्र जितने महीन होंगे, रेशा उतना ही बारीक बनेगा, जैसे माइक्रोफाइबर। और अगर छिद्र मोटे होंगे तो रेशा भी मोटा बनेगा, जैसे कि कालीन के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा। इतना ही नहीं, छिद्रों का आकार भी बहुत मायने रखता है। अगर छिद्र गोल हैं तो गोल रेशा बनेगा, अगर वे त्रिकोणीय हैं तो त्रिकोणीय रेशा बनेगा, और यह रेशे के गुणों को बदल देता है। उदाहरण के लिए, त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन वाले रेशे प्रकाश को बेहतर ढंग से परावर्तित करते हैं, जिससे कपड़े में एक प्राकृतिक चमक आती है, ठीक रेशम की तरह। तो स्पिनरेट सिर्फ धागा नहीं बनाता, यह धागे के चरित्र को, उसकी चमक को, उसकी मोटाई को, सब कुछ परिभाषित करता है। इस बिंदु को अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। तो अब तक हमने सीखा कि सभी मानव निर्मित रेशे पॉलीमर से बनते हैं और स्पिनरेट नामक उपकरण का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पिनरेट से निकलने के बाद उस तरल रेशे को ठोस कैसे बनाया जाता है, और यहीं से हमारे 3 मुख्य कताई विधियां आती हैं। चलिए, अब हम अपनी पहली विशिष्ट कताई विधि यानी शुष्क कताई या ड्राई स्पिनिंग पर आते हैं। यहां से तीनों विधियों के बीच मुख्य अंतर शुरू होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क यानी सूखा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रक्रिया में सूखापन कहाँ और कैसे आता है, और ये इसे अन्य विधियों से कैसे अलग बनाता है। यहीं से असली तकनीकी विवरण शुरू होते हैं, तो पूरा ध्यान यहां केंद्रित करें। चलिए, शुष्क कताई की प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पॉलीमर चिप्स थे, उन्हें सीधे पिघलाया नहीं जाता, बल्कि एक उपयुक्त विलायक यानी सॉल्वेंट में घोला जाता है। यह सॉल्वेंट एक तरल होता है जो पॉलीमर को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे पानी चीनी को घोल लेता है। इससे एक गाढ़ा शहद जैसा घोल तैयार होता है। फिर इस घोल को दबाव के साथ स्पिनरेट से गुजारा जाता है, जिससे रेशे के पतले पतले फिलामेंट्स निकलते हैं। अब सोचिए, ये फिलामेंट्स गीले हैं क्योंकि वे अभी भी सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। उन्हें ठोस बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट को हटाना होगा, और यहीं इस विधि का नाम शुष्क आता है। हम सॉल्वेंट को वाष्पित करते हैं, यानी सुखाते हैं। एक बार जब सॉल्वेंट पूरी तरह से उड़ जाता है और रेशा ठोस हो जाता है, तो उसे जरूरी ऐंठन देकर मजबूती प्रदान की जाती है और अंत में एक स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो यहाँ मुख्य बात क्या है? पॉलीमर को सॉल्वेंट में घोलना और फिर सॉल्वेंट को सुखाकर हटाना। और अब आता है इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उन्मुख बिंदु, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। याद है, मैंने क्लास की शुरुआत में पूछा था कि कौन सी विधि गर्म हवा का उपयोग करती है? इसका जवाब है शुष्क कताई। इस प्रक्रिया में स्पिनरेट से निकलने वाले गीले फिलामेंट्स को ठोस बनाने के लिए उन पर गर्म हवा का झोंका डाला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर ड्रायर की गर्म हवा पानी को तेजी से भाप बनाकर उड़ा देती है और आपके बाल सूख जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ गर्म हवा सॉल्वेंट को तेजी से वाष्पित कर देती है और पीछे सिर्फ ठोस पॉलीमर का रेशा बच जाता है। यही वो मुख्य पहचान है जो ड्राई स्पिनिंग को बाकी विधियों से अलग करती है। गर्म हवा से सुखाना,
इसे अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। शुष्क कताई बराबर है गर्म हवा, यही इसका कीवर्ड है। अब हर तकनीक के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। चलिए शुष्क कताई के फायदे और नुकसान पर एक नज़र डालते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी गति। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, यह गीली या पिघली कताई की तुलना में बहुत तेज़ी से रेशे का उत्पादन करती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। और यह एसीटेट यार्न बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। एसीटेट एक प्रकार का चमकदार और मुलायम रेशा है, जिसे अक्सर सिल्क के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोट और ब्लेजर की अंदरूनी लाइनिंग बनाने में। एसीटेट, ट्राइएसीटेट, एक्रिलिक और मॉडे एक्रिलिक जैसे रेशे इसी विधि से बनाए जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स काफ़ी महंगे हो सकते हैं और पर्यावरण के नियमों के अनुसार आप इन रसायनों को हवा में नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्हें वापस इकट्ठा करना यानी रिकवर करना पड़ता है और फिर से उपयोग के लिए शुद्ध करना होता है, जिसमें अतिरिक्त मशीनरी और लागत आती है। तो गति और एसीटेट के लिए उपयुक्तता इसके मुख्य लाभ हैं। ये आपको परीक्षा के लिए याद रखना है। चलिए अब हम अपनी दूसरी विधि पर आते हैं, गीली कताई या वेट स्पिनिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गीली। हमने देखा कि शुष्क कताई में सुखाने के लिए गर्म हवा का इस्तेमाल होता है। तो अब आप सोचिए, यहाँ कोई चीज़ गीली होकर ठोस कैसे हो सकती है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? किसी गीली चीज़ से कोई और चीज़ ठोस कैसे बनेगी? पिछली विधि में हमने सुखाने के लिए गर्म हवा का इस्तेमाल किया था। यहाँ क्या अलग होगा? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये विधि कैसे काम करती है। गीली कताई की प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। यहाँ भी पॉलीमर चिप्स को एक तरल घोल में बदला जाता है। इस घोल को स्पिनरेट से गुजारा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर आता है। इस विधि में स्पिनरेट खुद एक तरल रासायनिक स्नान या केमिकल बाथ के अंदर डूबा होता है। जी हाँ, स्पिनरेट हवा में नहीं होता, बल्कि एक केमिकल के टब में डूबा होता है। मतलब जैसे ही रेशे के फिलामेंट्स स्पिनरेट से बाहर निकलते हैं, वे सीधे उस केमिकल बाथ में प्रवेश करते हैं। उस बाथ में मौजूद रसायन फिलामेंट्स के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे वे जमने लगते हैं और ठोस हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कोएगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। इसका एक सरल उदाहरण है दूध में नींबू का रस डालना, जिससे दूध फटकर ठोस पनीर बन जाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। इसके बाद रेशे को खींचा जाता है, धोया जाता है, ताकि अतिरिक्त रसायन निकल जाएं और फिर सुखाकर लपेट लिया जाता है। और ये है गीली कताई का सबसे महत्वपूर्ण पहचान बिंदु। याद है मेरा दूसरा शुरुआती सवाल, रेयॉन कैसे बनता है? यही उसका जवाब है। इस विधि में रेशा हवा से नहीं सूखता। यहाँ रेशा एक रासायनिक स्नान में डुबोकर ठोस बनाया जाता है। घोल में मौजूद पॉलीमर और बाथ में मौजूद रसायन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे पॉलीमर जम जाता है। तो गीली कताई की पहचान है केमिकल बाथ द्वारा सॉलिडिफिकेशन। यह विधि मुख्य रूप से रेयॉन और एक्रिलिक जैसे रेशों के लिए उपयोग की जाती है। विशेष रूप से रेयॉन के लिए, जो लकड़ी के गूदे यानी वुड पल्प से बनता है, यह एकमात्र प्रभावी तरीका है, क्योंकि उसके पॉलीमर गर्मी सहन नहीं कर सकते और इसी तरह से ठोस होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें, गीली कताई बराबर है रासायनिक स्नान। चलिए अब गीली कताई के लाभ और हानियों को देखते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उन पॉलीमर्स के लिए उत्कृष्ट है जो तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। कुछ पॉलीमर गर्मी के प्रति अंडे की सफेदी की तरह होते हैं। थोड़ी सी भी ज्यादा गर्मी उन्हें स्थायी रूप से नष्ट कर सकती है। क्योंकि यहाँ गर्मी का उपयोग नहीं होता, ऐसे नाजुक रेशे सुरक्षित रूप से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए यह रेयॉन फाइबर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। यह प्रक्रिया शुष्क या पिघली कताई की तुलना में काफ़ी धीमी होती है। सोचिए, रासायनिक प्रक्रिया होने में, फिर रेशे को धोने में और फिर उसे सुखाने में समय तो लगेगा ही। इन अतिरिक्त चरणों के कारण प्रक्रिया लंबी और कम कुशल हो जाती है। तो यह धीमी जरूर है, लेकिन कुछ विशेष रेशों जैसे रेयॉन के लिए यह अनिवार्य है। चलिए अब हम अपनी तीसरी और अंतिम विधि पर चलते हैं, पिघली कताई या मेल्ट स्पिनिंग। इसका नाम ही इसकी प्रक्रिया के बारे में एक बड़ा सुराग देता है। मेल्ट यानी पिघलाना। हमने घोल बनाने के लिए सॉल्वेंट का उपयोग देखा, हमने ठोस बनाने के लिए केमिकल बाथ का उपयोग देखा। अब रेशे को तरल बनाने का और क्या तरीका हो सकता है? सबसे सरल तरीका क्या है? सोचिए। बिल्कुल सही, उसे बस पिघला दो, जैसे हम प्लास्टिक या मोम को पिघलाते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है।
मेल्ट स्पिनिंग की प्रक्रिया तीनों में सबसे सीधी और सरल है। यहाँ किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट या केमिकल बात का उपयोग नहीं होता है। पॉलीमर चिप्स को सीधे उच्च तापमान पर गर्म करके पिघलाया जाता है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। इससे एक गाढ़ा शहद जैसा पिघला हुआ पॉलीमर बनता है। इस पिघले हुए पॉलीमर को फिर स्पिनरेट से गुजारा जाता है। जैसे ही फिलामेंट स्पिनरेट से बाहर आते हैं, उन्हें तुरंत ठोस बनाया जाता है। इसके बाद इन ठोस रेशों को खींचा जाता है, जिसे ड्रॉइंग कहते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कल्पना कीजिए कि आप एक रबर बैंड को खींचते हैं। खींचने से उसके अंदर के अणु एक सीध में आ जाते हैं और वह मजबूत हो जाता है। ठीक उसी तरह रेशे को खींचने से उसके पॉलीमर की श्रृंखलाएं एक सीध में आ जाती हैं, जिससे रेशे की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। अंत में तैयार धागे को स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो यहाँ मुख्य अंतर क्या है? सॉल्वेंट्स का न होना और चिप्स का सीधा पिघलना। और अब आता है मेल्ट स्पिनिंग का निर्णायक बिंदु। पिघले हुए पॉलीमर से बने उन गर्म फिलामेंट्स को ठोस कैसे बनाया जाता है? बहुत ही सरल तरीके से उन पर ठंडी हवा का झोंका डाला जाता है। याद है, शुष्क कताई में हम सॉल्वेंट को उड़ाने के लिए गर्म हवा का उपयोग कर रहे थे। यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही गर्म पिघले हुए फिलामेंट्स ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, वे तुरंत जमकर ठोस हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप पिघली हुई चॉकलेट को फ्रिज में रखकर जमाते हैं। तो शुष्क कताई में गर्म हवा और पिघली कताई में ठंडी हवा, ये एक बहुत बड़ा अंतर है और परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। ये विधि नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलिन जैसे थर्मोप्लास्टिक फाइबर बनाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी वे फाइबर जो गर्मी से पिघल सकते हैं और ठंडा होने पर फिर से ठोस हो सकते हैं। अब मेल्ट स्पिनिंग के फायदे और नुकसान को समझते हैं। इसके फायदे स्पष्ट हैं। इसकी उत्पादन गति बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें केवल पिघलाना और ठंडा करना होता है। कोई धुलाई नहीं, कोई सुखाना नहीं। और चूंकि इसमें किसी सॉल्वेंट का उपयोग नहीं होता, ये पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जाती है। कोई हानिकारक वाष्प नहीं, कोई रासायनिक कचरा नहीं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। इसके लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो कई पॉलीमर्स को नष्ट कर सकता है या उन्हें पीला कर सकता है। इसलिए ये विधि केवल उन मजबूत पॉलीमर्स के लिए उपयुक्त है जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको वो रोचक तथ्य बताता हूँ जो मैंने शुरू में पूछा था। नायलॉन, जो इस विधि से बनता है, जब 1938 में पहली बार खोजा गया था, तो उसका उपयोग कपड़ों के लिए नहीं, बल्कि टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए किया गया था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए हुआ और युद्ध के बाद 1940 के दशक में इसका उपयोग महिलाओं के स्टॉकिंग्स बनाने के लिए शुरू हुआ, जिससे फैशन की दुनिया में क्रांति आ गई। ठीक है, अब हम इस व्याख्यान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, जो आपके रिवीजन और तुलनात्मक समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक हमने तीनों विधियों को अलग अलग समझा है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम उनकी एक साथ तुलना करते हैं। अगली स्लाइड इस पूरे अध्याय का सार है। यदि आपने इस स्लाइड को समझ लिया, तो आपने 90% विषय को समझ लिया है। ये आपके नोट्स का सबसे जरूरी हिस्सा होने वाला है, तो पूरा ध्यान यहां लगाइए। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। ये टेबल आपके पूरे व्याख्यान का सार है। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। हम एक एक करके हर फीचर की तुलना करेंगे। पहला फीचर है घोल का रूप। शुष्क कताई में पॉलीमर को सॉल्वेंट में घोला जाता है। गीली कताई में भी यह एक तरल घोल होता है और पिघली कताई में यह पिघला हुआ यानी मॉल्टन होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ठोसीकरण या सॉलिडिफिकेशन। यही तीनों का मूल अंतर है। शुष्क कताई में गर्म हवा का उपयोग होता है सॉल्वेंट को उड़ाने के लिए। गीली कताई में रासायनिक स्नान का उपयोग होता है रेशे को जमाने के लिए। और पिघली कताई में ठंडी हवा का उपयोग होता है पिघले हुए रेशे को जमाने के लिए। फिर आते हैं मुख्य रेशे। परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। शुष्क कताई से मुख्य रूप से एसीटेट बनता है, गीली से रेयॉन और पिघली से हमारे सबसे आम फाइबर नायलॉन और पॉलिस्टर बनते हैं। तापमान देखें तो गीली कताई निम्न तापमान पर होती है, इसलिए यह नाजुक पॉलीमर के लिए अच्छी है। शुष्क में उच्च तापमान होता है गर्म हवा के कारण, और पिघली में बहुत उच्च तापमान होता है पॉलीमर को पिघलाने के लिए। और अंत में गति, गीली कताई सबसे धीमी है अतिरिक्त चरणों के कारण, शुष्क तेज है और पिघली कताई सबसे तेज और सबसे कुशल है। इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें, इससे आपके कई सवाल हल हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने अंतिम सारांश पर आते हैं। यहाँ हम केवल उन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनके परीक्षाओं में आने की सबसे अधिक संभावना है। ये आपके लिए एक रैपिड रिवीजन की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या बातें हमेशा याद रखनी है। तो आज की क्लास का सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों विधियों में मुख्य अंतर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही कि इन तीन विधियों में 3 मुख्य अंतर हैं और वे सभी उनके ठोसीकरण की तकनीक पर आधारित हैं। मैं इसे एक बार फिर दोहराता हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला, शुष्क कताई में गर्म हवा।
दूसरा, गीली कताई में रासायनिक स्नान। और तीसरा, पिघली कताई में ठंडी हवा। गर्म हवा, केमिकल बाथ, ठंडी हवा। अगर आपने इन 3 अंतरों को समझ लिया तो आपने रासायनिक कताई के मूल सिद्धांत को समझ लिया। चलिए अब कुछ अंतिम मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। इन्हें अपनी मेमोरी में लॉक कर लीजिए। पहला, स्पिनरेट की छिद्र रेशे की मोटाई और आकार तय करते हैं। दूसरा, शुष्क कताई जो गर्म हवा का उपयोग करती है वो एसीटेट के लिए सबसे तेज विधि है। तीसरा, गीली कताई जो रासायनिक स्नान का उपयोग करती है वो गर्मी संवेदनशील रेशों जैसे रेयॉन के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन ये सबसे धीमी है। चौथा, पिघली कताई जो ठंडी हवा का उपयोग करती है वो नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे गर्मी स्थिर रेशों के लिए है और ये पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। और पांचवा, वो रोचक तथ्य, नायलॉन का पहला व्यावसायिक उपयोग टूथब्रश के ब्रिसल्स के लिए हुआ था, न कि कपड़ों के लिए। इन बिंदुओं को हमेशा याद रखें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ। आज की दुनिया में जहां हम स्थिरता, प्रदर्शन और लागत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य के वस्त्रों के लिए इन तीनों में से कौन सी तकनीक सबसे बेहतर हो सकती है और क्यों? क्या वो पिघली कताई होगी जो पर्यावरण के अनुकूल है, या गीली कताई जो प्रकृति से प्रेरित नाजुक पॉलीमर बना सकती है, या फिर शुष्क कताई जो गति और दक्षता प्रदान करती है? शायद भविष्य इन तीनों के संयोजन या किसी नई तकनीक में निहित है। इस पर विचार करें। इस ज्ञान को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए भी उपयोग करें। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।